गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जॉन लॉक के विचार के संदर्भ में ये जानने का प्रयास करेंगे, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे, क्या जॉन लॉक को व्यक्तिवादी विचारक कहना उचित है। क्या कारण है कि जॉन लॉक को एक व्यक्तिवादी या इंडिविजुअलिस्ट थिंकर कहा जाता है। एक्चुअली इंडिविजुअलिज्म इज द प्रीकर्सर टू लिबरलिज्म। लिबरलिज्म या उदारवाद का पिता भी इन्हें कहा जाता है, जिसके केंद्र में, जिसके सेंटर में व्यक्ति को रखा गया। तो सबसे प्रथम हम देखें कि हाँ, जॉन लॉक एक व्यक्तिवादी उदारवादी विचारक था। के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, पहला तर्क है कि वो व्यक्ति को एक विवेकशील प्राणी के रूप में स्वीकार करता है। अब तक जो है व्यक्ति को उसका महत्व नहीं मिला था। मध्यकाल में सब कुछ धर्म के अधीन था, धर्माधिकारी सर्वोपरि अधिकारी हुआ करता था, और जितनी भी जीवन की गतिविधियां हैं वो धर्म के गतिविधियों से प्रभावित हुआ करती थी या उसके नियंत्रण में हुआ करती थी, और मनुष्य को परमात्मा या भगवान के उद्देश्य का एक हिस्सा मात्र माना जाता था। पहली बार पुनर्जागरण आंदोलन के प्रभाव में राजनीतिक क्षेत्र में जॉन लॉक ने व्यक्ति की प्रतिष्ठा को स्थापित किया, व्यक्ति को केंद्र में स्थापित किया, और व्यक्ति को एक बुद्धि और विवेकशील व्यक्ति के रूप में जो है स्वीकार किया, उसे स्थापित किया। और व्यक्ति के इस विवेकशीलता का परिणाम ये था कि उन्होंने संपूर्ण चिंतन, संपूर्ण कार्य, संपूर्ण अनुसंधान का केंद्र जो है व्यक्ति के सुखद जीवन को, बेहतर जीवन को जो है वो बना दिया। तो व्यक्ति की विवेकशीलता को स्वीकार करने पर जो है जॉन लॉक ने व्यक्ति को स्वयं का संप्रभु बना दिया। व्यक्ति विवेक के द्वारा स्वयं के बारे में दूसरों से बेहतर सोचने की क्षमता रखता है, और वह स्वयं का हित किस में है वो इसको जानता है। वो जब समाज में रहता है तो वह समाज के साथ अपने व्यक्तिगत हितों को तालमेल बिठाना भी जानता है। तो कुल मिलाकर के व्यक्ति जो है यहाँ पर संप्रभु के रूप में स्थापित करने का जो है काम जॉन लॉक ने किया। तो सब कुछ जो है अब संपूर्ण चिंतन का केंद्र बिंदु व्यक्ति और व्यक्ति का जो है सुखद जीवन, बेहतर जीवन वो बन गया। दूसरी चीज़ कही जाती है कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार को स्वीकार्यता दी। अब तक व्यक्ति सत्ता के अधीन था, शासन के अधीन था। यह स्वीकार किया जाता था कि व्यक्ति और सामूहिकता के बीच यदि संघर्ष है तो सामूहिकता के निर्देशन में व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रुप कॉन्शसनेस है, सामूहिकता की जो चेतना है, वो मनुष्य की दिशा को बेहतर तरीके से जानती है कि मनुष्य का कल्याण किस में है। परंतु पहली बार जो है यहाँ पर जॉन लॉक प्राकृतिक अवस्था का जिक्र करके वो एक ऐसे अवस्था की बात करता है कि जब ना तो समाज था, न राज्य था, न किसी प्रकार की संस्थाएं थी, तब केवल मनुष्य था। और जब मनुष्य था तो मनुष्य और मनुष्य ने मिल करके ना आपसी सहमति से, विवेक के आधार पर, कॉमन सेंस के आधार पर एक दूसरे के लिए कुछ अधिकारों को स्वीकार किया, अधिकारों को मान्यता दी, जिसे वो प्राकृतिक अधिकार कहता है। और ये प्राकृतिक अधिकार न तो किसी समाज ने दिए हैं, न किसी राज्य ने दिए हैं, न किसी अन्य संस्थाओं ने दिए, बल्कि ये व्यक्ति को स्वयं ने दिया है, व्यक्ति के विवेक ने दिया है, व्यक्ति की प्रकृति ने दिया है। और इसीलिए ये अधिकार मनुष्य से विलग नहीं किए जा सकते, अलग नहीं किए जा सकते, या मनुष्य को के इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। इस संदर्भ में उन्होंने 3 प्रकार के अधिकार की बात की: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का। दरअसल ये तीनों ही अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्यक्ति जीवित है, स्वतंत्र है, तो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा वातावरण है कि व्यक्ति
कुछ भी करने के लिए स्वतंत्रता, अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्रता है। सामने प्रकृति है, प्रकृति से वो जो कुछ भी ग्रहण करता है वह उस व्यक्ति का एक विस्तार बन जाता है, जिसे वो प्रॉपर्टी कहता है। तो कुल मिलाकर के ये अधिकार व्यक्ति ने अपने लेबर से, अपने परिश्रम से और अपनी बुद्धि से प्राप्त किया है। तो इन अधिकारों से व्यक्ति को अलग कर दिया जाना, इसका मतलब व्यक्ति को व्यक्ति के प्रकृति से अलग किया जाना है। इसलिए व्यक्ति के विवेकशीलता के साथ साथ व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को भी मान्यता प्रदान की। और यहीं से जो है एक परंपरा की शुरुआत हुई कि सत्ता चाहे जैसी भी हो, जहाँ से भी हो, सत्ता का मूल केंद्र जो है व्यक्ति होना चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। तीसरी बात है जो कहता है कि राज्य का रोल क्या है, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ स्टेट इन सिविल सोसाइटी। तो हियर इन लाइज द फैक्ट दैट जॉन लॉक स्वीकार करता है कि व्यक्ति के जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो अक्षुण्ण हैं, उसको किसी भी परिस्थिति में उससे अलग नहीं किया जा सकता, उसे छीना नहीं जा सकता। और जब कोई भी संस्था आती है, कोई अस्तित्व में आती है, तो उसका निर्माण भी व्यक्ति ने ही किया है। तो व्यक्ति ने जब उसका निर्माण किया है तो उसको कुछ दायित्व दिए हैं, और इसी दायित्व के अंतर्गत वो कहता है कि राज्य का प्रमुख दायित्व है कि वह प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे, जो किसी देश हेतु जो है राज्य का निर्माण हुआ है। तो राज्य का प्रमुख दायित्व है प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा। क्यों? क्योंकि राज्य जो है कि राज्य जो है व्यक्ति की इच्छा पर आधारित है। व्यक्ति की इच्छा ने राज्य का निर्माण किया है। व्यक्ति को लगा कि राज्य के निर्माण की उन्हें आवश्यकता है, या एक ऐसे संस्थान की उन्हें आवश्यकता है जो उसको प्राकृतिक अवस्था के जो 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 समस्याएं हैं उससे निकाल सकता है, जो अव्यवस्था है उसको व्यवस्था में परिणत कर सकता है। तब उन्होंने राज्य रूपी संस्था की कल्पना की और राज्य रूपी संस्था का निर्माण किया, उसके साथ एक समझौता किया। और यदि समझौता, और इसीलिए राज्य उन समझौते के साथ बंधा हुआ है। तो राज्य जो है व्यक्ति की इच्छा पर आधारित है। कुल मिलाकर के सब कुछ जो है व्यक्ति को केंद्र में रख करके, अगर इस तरह की जो अवधारणा है तो उसके अंदर में हम कह सकते हैं कि जॉन लॉक ने एक यांत्रिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया। यांत्रिक अवधारणा क्या है कि राज्य जो है एक संस्था के रूप में एक यंत्र के समान है। जिस तरह से व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं के लिए निरंतर प्रयास करता है, निरंतर नए नए अनुसंधान करता है, नई नई चीज़ों की खोज करता है, और उन सभी चीज़ों का प्रयोग वो करता है जो उसके जीवन को बेहतर और सुखद बनाती है। जब तक ये वस्तुएं, ये संस्थाएं, अन्य प्रकार की चीज़ें जिसका उन्होंने निर्माण किया है, जिसका उन्होंने गढ़ा है, यदि उनके जीवन के लिए उपयोगी हैं, तब तक वो उसको अपने साथ रखता है। जिस दिन उसे इस बात का एहसास होता है कि ये रिडंडेंट हो गया, इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है, वो उसका तिरस्कार कर देता है। ठीक उसी प्रकार से राज्य के संदर्भ में भी उनका यही कहना है कि राज्य भी एक यंत्र है, यंत्र के रूप में है। जिस तरह से अन्य यंत्र का अनुसंधान व निर्माण व्यक्ति ने अपनी इच्छा से, अपनी सुख सुविधा के लिए किया है, उसी प्रकार से राज्य का निर्माण हुआ है। और राज्य यंत्र रूप में उसका कुछ जो है उपयोगिता है व्यक्ति के लिए। यदि उन उपयोगिता को फुलफिल करता रहता है, यदि वो उपयोगी अपने आप को सिद्ध करता रहता है, अन्य संस्थाओं के साथ वो कॉम्पिटिटिव रूप में यह साबित करता रहता है कि राज्य जो है उनके लिए उपयोगी है, राज्य ज़रूरी है, तब तक जो है वो राज्य उसके साथ है। अन्यथा यदि राज्य व्यक्तियों को अनुपयोगी लगने लगे, या उसके विकास के मार्ग में, यदि उसके सुखद भविष्य के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने लगे, तो निश्चित रूप से जो है व्यक्ति अन्य यंत्र की तरह राज्य रूपी यंत्र का भी त्याग कर देगा, उसका तिरस्कार कर देगा। तो इस प्रकार से राज्य के संबंध में जो उनकी अवधारणा है वो एक यांत्रिक अवधारणा के रूप में हमारे सामने आती है। अगली चीज़ जो है, राज्य का रूप जो है वो नकारात्मक है। लॉक जो है राज्य को एक नकारात्मक संस्था के रूप में जो है स्वीकारता है। यहाँ पर भी देखने की आवश्यकता है कि व्यक्ति ही केंद्र में है। नकारात्मक राज्य का रोल क्या है? 3 प्रकार के महत्वपूर्ण रोल है।
एक तो व्यक्तियों को आंतरिक अराजकता से मुक्त रखना, और इसके लिए वो आंतरिक क्षेत्र में जो भी उनका सीमांकन है, जो भी उनकी सीमाएं हैं, उसके भीतर ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना, या ऐसा वातावरण का निर्माण करना जिसमें व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग कर सके, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास है वो प्रयास कर सके, और उस प्रयास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। तो आंतरिक अराजकता से व्यक्ति को मुक्त रखता है और जो है उसके विकास के लिए अनुकूल वातावरण को तैयार करता है। ठीक उसी तरह से बाह्य क्षेत्रों से आक्रमण की लगातार संभावना बनी रहती है। राज्य का या समूह का ये एक दायित्व होता है कि उससे भी जो है नागरिकों को के अधिकारों की, या नागरिकों के जीवन की, या नागरिकों की स्वतंत्रता की, नागरिकों की संपत्ति की रक्षा करें। ये जो कार्य है ये किस दृष्टिकोण से है? व्यक्ति के इन अधिकारों की रक्षा करना ही मात्र राज्य का धर्म है। ऐसे राज्य को पुलिस राज्य या नकारात्मक राज्य कहते हैं। व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करके या अपने आप को ये सिद्ध करके कि वह जानता है कि व्यक्ति के बेहतर जीवन के लिए कौन सा मार्ग है, और ज़बरदस्ती शक्ति के सहारे से उस व्यक्ति को उस दिशा में धकेलना, उस दिशा में ले जाना, और ये कहना कि ये जो है राज्य की आज्ञा में ही उनका कल्याण है, ऐसी चीज़ों से राज्य की जो शक्ति बढ़ती है उसको वो नकारता है। केवल उतना ही अधिकार देना चाहता है जितना मनुष्य के आंतरिक अराजकता से मुक्त रखने के लिए आवश्यक है, और व्यक्ति के मूलभूत अधिकार जो प्राकृतिक अधिकार हैं उसकी रक्षा के लिए बाह्य आक्रमणों से बचाव का माध्यम बन सकता है। तो इस तरह से नकारात्मक संस्था के रूप में स्वीकार करता है। व्यक्ति एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो है जो लॉ को मूल रूप से व्यक्तिवादी बनाती है, वह है उसके संपत्ति के अधिकार की अवधारणा, संपत्ति के निजी संपत्ति के अधिकार की अवधारणा। निजी संपत्ति के संदर्भ में वो बातें है बड़े साफ सुथरी कहता है कि सभी मनुष्य समान हैं, प्रकृति के सम्मुख सभी मनुष्य समान हैं, और प्रकृति जो है, प्राकृतिक जो संपदाएं हैं वो सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं। तो व्यक्ति का क्या है? व्यक्ति को आवश्यकता होती है उपभोग की, तो वो प्रकृति से या प्राकृतिक संपदा में अपना श्रम या लेबर को मिश्रित करता है, उसे मिलाता है, और प्रकृति से कुछ प्राप्त करता है, एक्सट्रैक्ट करता है अपने उपभोग के लिए। जो है उपभोग करने के बाद जो बच जाता है उसके पास, वो उसका है, उसकी प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है कि प्रकृति सभी के लिए समान है, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी आवश्यकता, अपनी क्षमता, अपने प्रयास के माध्यम से प्रकृति से वो जो कुछ भी निकालता है वो किसी के लिए बाधा उत्पन्न नहीं करता, है ना, किसी को रोकता नहीं है। सभी लोग जो जितना चाहें उससे प्रकृति से ग्रहण कर सकते हैं। तो जो निजी संपत्ति है वो दरअसल व्यक्ति के शारीरिक श्रम, बौद्धिक श्रम का ही एक्सटेंशन है, का ही विस्तार है, वो व्यक्ति का ही विस्तार है। तो प्राकृतिक जो संपत्ति है वह न्यायोचित है, प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वीकारी जाती है, क्योंकि व्यक्ति को प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति को प्रकृति ने सबको समान बनाया है, सबको समान रूप से बुद्धि दी है, उसको शारीरिक क्षमताएं दी हैं। अब व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह प्रकृति से कितना प्राप्त करता है। तो ये नितांत जो है इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है प्रॉपर्टी या संपत्ति के संदर्भ में, और यही जो है वो आधुनिक काल के बाजार की जो व्यवस्था है, मार्केट सिस्टम है, उसका आधार है कि आप अपने गुणों का, आप अपनी क्षमताओं का, आप अपने एबिलिटी का जितना जितना जो है विकास करेंगे, उसको जितना आप मेहनत करेंगे उतना अधिक आप अर्जित करेंगे, और जो कुछ भी अपने मेहनत से, अपनी क्षमता से, अपनी बुद्धि से, अपने श्रम से अर्जित करते हैं वो आपका है, उस पर केवल और केवल अधिकार आपका है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार से एक व्यक्ति के शरीर पर उसका संपूर्ण अधिकार है, उसी प्रकार से शरीर के श्रम से प्राप्त किया हुआ जो कुछ भी चीज़ है उस पर उसका एक्सक्लूसिव अधिकार है, और उसे जो है कोई उससे छीनना नहीं चाहिए। और इसीलिए ये दायित्व जो है वो राज्य का है
कि वो प्रत्येक व्यक्ति के इस अधिकार की जो है वो जो है रक्षा करे। तो व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार जो है वो भी लॉक के व्यक्तिवादी विचार को स्थापित करते हैं कि व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र है और व्यक्ति के स्वतंत्र रूप से जो प्रयास हैं और उस प्रयास के द्वारा जो प्राप्त होता है उन पर केवल और केवल उनका कानूनी अधिकार है, नैतिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। किसी भी रूप से देखें तो वो उसका अधिकार है। प्राकृतिक एक और बात कही जाती है, कहते प्राकृतिक कानून को सकारात्मक कानून पर प्राथमिकता दी। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है, राज्य जो है वो क्या है, सकारात्मक कानून या पॉजिटिव लॉज क्रिएट करता है फॉर द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स विद इन द टेरिटरी, विद इन द सोसाइटी। इसमें कोई शक नहीं है कि राज्य के पास शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग करके वो नियमों का निर्माण करे और नियमों से वो लोगों के व्यवहार को संयमित तो संचालित करता है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है जो जॉन लॉक कहता है कि राज्य के द्वारा बनाए गए कानून और यदि प्राकृतिक कानून के बीच टकराव है तो प्राकृतिक कानून मान्य है ना। प्राकृतिक कानून जो जिसके आधार पर मनुष्य के व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार डिफाइंड है, परिभाषित है, इसलिए उनको वो बदल नहीं सकता। जो व्यक्ति को जिस आधार पर अधिकार दिए गए हैं उनको बदला नहीं जा सकता और ये भी व्यक्ति के सम्मान, प्रतिष्ठा और अधिकार के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जहाँ राज्य के सकारात्मक लॉ के औचित्य को भी जो है प्राकृतिक कानून की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। एक और चीज़ जो है, व्यक्ति को यहाँ पर वह केवल अधिकार ही नहीं देता, राज्य के निर्माण का अधिकार या प्राकृतिक पर जो है प्राकृतिक जिसमें संपत्ति, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, केवल ये अधिकार ही नहीं बल्कि एक और चीज़ है कि यदि राज्य जिस उद्देश्य से बनाया गया है, जैसे कि हॉब्स में था, राज्य का निर्माण हुआ समझौते के माध्यम से, राज्य का निर्माण हुआ परंतु वो राज्य निरंकुश हो गया, उस पर कोई मर्यादा नहीं, कोई अंकुश नहीं है, उस पर कोई किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं। यहाँ पर वो व्यक्ति के अधिकारों को, व्यक्ति के अधिकारों को महत्व देता है, व्यक्ति के अधिकारों को केंद्र में रखता है, इसीलिए राज्य के विरुद्ध विद्रोह का, राज्य के विरुद्ध प्रतिरोध का अधिकार भी वह व्यक्ति को देता है। व्यक्ति को यह अधिकार कई प्रकार से देता हो। पहली चीज़ कहता है कि राज्य का दायित्व क्या है कि वो प्राकृतिक अधिकारों के, मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे। यदि ऐसा करने में राज्य असमर्थ है तो निश्चित रूप से नागरिकों को अधिकार है कि वो राज्य को बदले, राज्य को निर्देशित करे, और यदि वो नहीं मानता है या उस रास्ते पर नहीं चलता तो राज्य को बदल दे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि राज्य जो है संस्थाओं का समूह है। ये संस्थाओं में जैसे विधायिका, कार्यपालिका और संघीय व्यवस्था की उन्होंने बात की, संघीय संस्था की उन्होंने बात की। इन संस्थाओं के माध्यम से राज्य जो है मूर्तिमान होता है। संस्थाओं में जो विधायी अधिकार है महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि जो शासक है वो विधान के अनुसार चलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करता, चूँकि विधान को प्राथमिकता दी गई है, तो भी राज्य के विरुद्ध जाया जा सकता है। तीसरी बात कहता है, यदि राज्य व्यक्ति की इच्छा का परिणाम है, यदि किसी दिन व्यक्ति को लगता है कि उसे बेहतर राज्य बनाया जा सकता है तो उस राज्य को रिप्लेस किया जा सकता है। तो इस तरह से आप देखें कि हर तरह से कहीं भी देखें, जॉन लॉक ने व्यक्ति को स्थापित करने का प्रयास किया। संपूर्ण वैचारिक जो चिंतन है उसके मूल में, उसके केंद्र में व्यक्ति को रखा गया। अन्य जितने भी संस्थाओं की जो है कल्पना की गई, जितने प्रकार के तत्वों की कल्पना की गई, जितने प्रकार के अनुसंधान की कल्पना की गई, उस सब में व्यक्ति है। व्यक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं। व्यक्ति ही सर्वोपरि है, व्यक्ति ही संप्रभु है, व्यक्ति ही सारी शक्तियों का स्रोत है, और अन्य संस्थाएं जो है व्यक्ति के इन्हीं इच्छाओं पर जो है निर्भर है, और जब भी चाहे जो चीज़ जिस पर निर्भर है उसको बदला जा सकता है। तो इस तरह से जॉन लॉक ने अपने व्यक्तिवादी स्वरूप को सामने रखा है। आज इतना ही।